सुप्रभात। आज हम भारत के विखंडन की 2001 में एक की गई असफल कोशिश की चर्चा करेंगे। अगर आप भारत का नक्शा देखें, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर पूर्व से जो राज्य हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, उसके बाद ये जो है एक वन प्रांतों की पट्टी जो है फिर नीचे चली आती है। असम और बंगाल के वन प्रांतों से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए वो पट्टी गुजरात के नर्मदा और डांग जिलों को होते हुए और वलसाड़ होते हुए और महाराष्ट्र के पालघर होते हुए समुद्र तक लगती है। तो अगर आप देखें तो ये जंगलों की पट्टी जो है वो एक तरीके से इसने पूरे के पूरे भारत को जो है वो दो भागों में बांटा हुआ है। इस तरफ उत्तर भारत है और इस नीचे दक्षिण भारत है। अगर आप देखें तो ये आप पाएंगे। तो ये जो साजिश है जिसकी मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसकी कि 2001 में वो विफल कर दी गई, उस साजिश के जो तार हैं, बेसिकली वो तार जो उसकी शुरुआत है वो 1857 की लड़ाई के बाद में हुआ था। अभी ये आप लोगों के अगर किसी के दिमाग में कि अंग्रेज जो है या पश्चिमी साम्राज्यवादी सभ्य थे, बर्बर नहीं थे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पश्चिमी साम्राज्यवादी भी भयानक रूप से बर्बर थे और इन लोगों ने अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में भयानक नरसंहार करके और वहाँ की आबादी को बलपूर्वक ईसाई बनाया। तो बलपूर्वक मुसलमान केवल मुसलमान नहीं बलपूर्वक मुसलमान बनाते थे, ईसाई भी ऐसा करते थे। किंतु भारत में आने के बाद में जब भारत में अंग्रेजों ने एक अच्छे भारत में जो राजतंत्र था, राजशाही जो सरकार जो मतलब जो राज्य था तंत्र, उसमें जो फॉल्ट लाइंस थी, जो उसमें जो कमजोरियां थीं, वही काम मुसलमानों ने किया था और वही काम अंग्रेजों ने किया। उन कमजोरियों का लाभ उठा करके वो भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर में काबिज हो गए और काबिज होने के बाद में उन्होंने यहाँ भी ईसाई पादरी जो है वो खुले छोड़ दिए कि भाई इनका परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करो। तो लिहाजा इन तरह की हरकतों से भारत में 1857 का पहला स्वातंत्र समर हुआ। अभी ये जो पहला स्वातंत्र समर जब 1857 का हुआ तो उस स्वातंत्र समर से अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज बड़ी मुश्किल से बचे। अगर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब जो है अगर वो उस समय खंड खंड ना होता, विघटित ना हो गया होता, तो अंग्रेज 1857 में उनको मार कूट के यहाँ से भगा दिए जाते। तो वो समझ गए थे और दक्षिण से उनको अगर कोई भी जो है वो प्रतिरोध नहीं मिला, तो इस तरीके से अंग्रेज जो है वो बड़ी मुश्किल से अगेन जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस की वजह से बच पाए। तो उनको एक बात तो समझ में आ गई, वो ये आ गई कि भाई भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में जो भारत के जो लोग हैं वो लोग भोले हैं किंतु शूरवीर हैं। तो अगर लड़ने पर आ गए तो फिर हमारा यहाँ पर ठिया ठिकाना नहीं बनेगा, हमें मार के भगा दिया जाएगा। और उसका सीधा सा उदाहरण है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिसोदिया राजवंश, मेवाड़ का राजवंश 1000 साल तक विश्वव्यापी इस्लामिक आंधी से भारत में लड़ता रहा और शिवाजी, एक अकेले शिवाजी जो है वो खड़े हुए और उन्होंने मुगल साम्राज्य की बखियाव दे दी। तो अंग्रेज चूंकि होशियार थे, समझदार थे, चालाक थे, तो उनको ये पता था कि भारत अलग किस्म की भूमि है। तो उन्होंने एक दूसरी स्ट्रैटेजी 1857 के बाद उन्होंने अपनाई और वो स्ट्रैटेजी थी कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, इनको दूषित करना, इनको जो है वो खंड खंड करना भारत का जो उद्योग हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो पट्टी है, इस पट्टी को उन्होंने पहचाना, वन प्रांतर की पट्टी है उसको उन्होंने पहचाना और वन प्रांतर से भारत के सामान्य भूमि का इतना ज़्यादा जो है वो संपर्क नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इस पूरे वन प्रांतर को उन्होंने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अर्थात सामान्य भारतीय वहाँ पर नहीं जा सकता, चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो। और उस क्षेत्र में उन्होंने ईसाई पादरी उन्होंने छोड़ दिए। उनके दिमाग में था कि ये जो वन प्रांतर है, वन प्रांतर के लोग जो है वो छोटे छोटे कबीले हैं, तो उनको हम जो है वो बलपूर्वक हम उन पर कब्जा कर लेंगे।
ऐसा उनके दिमाग में जो है वो था। और उसके बाद में वो कब्जा करने के बाद में भारत दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, तो लिहाजा भारत कमज़ोर रहेगा। ये उनके दिमाग में उन्होंने प्लानिंग किया और ऐसे करके उन्होंने शुरू किया। किंतु इसको करने के बाद भी जो वन प्रांतर थे, वन प्रांतर में अंग्रेजों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और वो कोई ऐसा हलवा उनके लिए नहीं हुआ कि जो चाहते थे कि अब उनकी प्लानिंग थी कि भाई 10-20 साल में जो है वो हमेशा कर लेंगे, करने के बाद में ये हमारा सब ईसाई हो जाएंगे, हमारे उसमें आ जाएंगे और भारत खंड खंड रहेगा। 1857 के बाद की ये स्ट्रैटेजी थी अंग्रेजों की। किंतु उस स्ट्रैटेजी में चूंकि प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, वन प्रांतर से भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो फिर उनको लगा कि नहीं ऐसे काम बनेगा नहीं। तो उन्होंने जो है वो उसको ठंड करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। और सीधे संघर्ष से बचने के बजाय वो समझ गए थे कि भारतीय भोले हैं किंतु शूरवीर हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तय किया कि जो एक पीढ़ी थी उस पीढ़ी को उन्होंने जो है वो सब पता था, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ क्रिश्चियंस उन्होंने अपनी हल्की की। और हल्की करने के पश्चात उन्होंने एक पीढ़ी को बीच जाने दिया और फिर उन्होंने प्रलोभन के सहारे मतांतरण का जाल फैलाना शुरू किया। तो प्रलोभन के सहारे जब उन्होंने मतांतरण का जाल उन्होंने फैलाना शुरू किया और उसको क्रिश्चियन करना शुरू किया, तो ये प्रक्रिया धीमी हो गई। जो उनका अनुमान था कि प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज होगी, हम फटाफट कर लेंगे, वो प्रक्रिया धीमी हो गई। और लिहाजा धीमे धीमे करके वो जो है वो उन पूरे ऐसे वन प्रांतर को वो जो है वो ईसाई बनाते रहे। और वैसे ही प्रलोभन और जो है चीज़ों को करके उन्होंने जो है वो भारत के अन्य भागों में भी उन्होंने जो है वो मतांतरण शुरू किया। फिर उन्होंने ये बात का ध्यान रखा कि इसलिए वन प्रांतों में तो चलो जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ लगभग सब हो गए, तो वहाँ उन्होंने सीधा क्रिश्चियनिटी का रखा। किंतु उन्होंने अन्य वन प्रांतर में उन्होंने क्रिप्टो क्रिश्चियन जैसी उन्होंने चीज़ें उन्होंने खड़ी की। और उन्होंने एक पूरी अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि झारखंड में शिबू सोरेन परिवार क्रिप्टो क्रिश्चियन है, अजीत जोगी परिवार छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इवन गुजरात तक में जो है वो छोटू वसावा जो है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी क्रिप्टो क्रिश्चियन, आपके जो है वो अन्य आपको ऐसे कई सारे राजशेखर रेड्डी, स्टालिन परिवार, तो ये सब के सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। इवन भारत में क्रिप्टो मुस्लिम्स भी थे। नेहरू का जो है वो गांधी थे, गांधी जलाए भी गए और गांधी की मजार भी बनी रामपुर में। या नेहरू थे तो नेहरू अपनी अस्थियों को जो है वो उन्होंने कहा कि भाई गंगा में मत डालो, हमारी अस्थियां आप खेतों में बहा देना, क्योंकि जो आबे जमजम को मानता है वो गंगा को कैसे गंगा को मानेगा। और वही अभी आपने देखा कि अजीत जोगी का भी जो है वो दाह संस्कार भी हुआ, अजीत जोगी दफनाए भी गए। तो आप ये वो समझ गए कि भाई भारत जो है, भारतीयों को आप भोले लोग हैं, आप इनको बहला के फुसला के इनसे कुछ करा सकते हो किंतु लड़के कुछ नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने मान ली। और फिर क्या हुआ कि वो प्रक्रिया धीमी थी। और उसके बाद किंतु 19वीं दशक सदी के शुरुआत में 2 महायुद्ध हुए। उन 2 महायुद्धों से ब्रिटेन जो है वो कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने से उनको जो है वो यहाँ से छोड़ करके जाना जो है वो पड़ा, जाना मजबूरी हो गई थी उनकी कॉलोनीज से निकलना, क्योंकि वो कॉलोनीज का प्रशासन उनको लूट कर खोखला कर चुके थे और प्रशासन को बनाए रखने में खर्चा ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने जो है वो ऐसा एक उन्होंने जो है वो एक प्लान अपना चेंज किया, साम्राज्यवादी पश्चिम साम्राज्यवादियों ने, कि भाई इन जगहों के ऊपर में हम निकल आएंगे, हम अपने पिट्ठुओं को वहाँ पर शासन दे देंगे ताकि हमको जो रिसोर्सेज जो हमको चाहिए वो हमको मिलते रहें, किंतु हमारे ऊपर में खर्चा ना पड़े। यानी ये था, ये बिना जिम्मेदारी के लाभ लेना, कि अधिकार जो है वो सारे के सारे होना किंतु उसके बरबक्स जिम्मेदारी कोई ना लेना। ऐसा उन्होंने डिवाइसिव उन्होंने प्लान डेवलप किया। वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ, IMF का गठन हुआ, क्योंकि इन देशों को पैसों की जरूरत होती और अपने पिट्ठू बिठा ले गए। भारत में भी हम जानते हैं कि सरदार पटेल जनभावना सरदार पटेल के पक्ष में थी, किंतु उन्होंने जो है वो गांधी के साथ मिल करके उन्होंने नेहरू को बिठा दिया। और
इवन पाकिस्तान में भी जो पश्चिमी पंजाब है वहाँ पर जो या हिंद है वहाँ पे जो जनभावना थी वो जनभावना जागीरदारों और जमींदारों के विरुद्ध थी, किंतु अंग्रेजों ने जागीरदार जमींदार और मुल्ला जो जो गठबंधन है उसको उन्होंने जनभावना के विपरीत वहाँ भी वैसे शासक उन्होंने मसरत कर दिए। तो इस तरीके से ये जो अब ये जो प्रक्रिया थी जो उनका था कि पूरी की पूरी एक भारत को जो है वो खंड खंड करेंगे, इस पूरी पट्टी में जो ईसाई करेंगे, तो वो काम धीमे धीमे शुरू किया उन्होंने और वो काम पहला फुसला करके उन्होंने शुरू किया और इस काम को करते करते जो है वो उन्होंने आ गई। सिर्फ 2001 में जब उन्होंने इसको अधूरे काम को पूरा करने का निश्चय किया और जोहानिसबर्ग में उन्होंने एक सम्मेलन रखा, मूल निवासियों के अधिकारों का सम्मेलन या राइट टू इंडिजिनस पीपल का एक कन्वेंशन रखा गया। और उस कन्वेंशन में जो उस प्रस्ताव की जो मुख्य चीज़ें थी वो ये थी कि दुनिया में किसी भी हिस्से में जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो मूल निवासी अगर अपना अलग देश चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वो स्वतंत्र हो सकते हैं, अपने आप को अलग देश घोषित कर सकते हैं। और ऐसे देशों को जो है स्वतंत्र कराने के लिए यूएन की सेना जाएगी और यूएन की सेना जा करके उनको जो है वो उनके इस आंदोलन में मदद करेगी। और जो ऑपरेसर कंट्री यानी कि वो जो देश की जो सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस अगर होगी तो उनके ऊपर मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा। ऐसा उन्होंने एक कन्वेंशन उन्होंने जो है वो प्लान किया, उन्होंने लिया। अभी देखने में तो बड़ा था कि भाई मूल निवासियों का अधिकार एक बड़ी अच्छी चीज़, किंतु उसके जो पीछे था उसकी जो वो साजिश थी, वो साजिश का जो क्या थी वो एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया ने इस कन्वेंशन में जाकर के इस पर साइन कर दिया। तो उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर एक मुस्लिम बहुल कंट्री जो कि सनातन धर्म को मानती है, उसके बीचों बीच उन्होंने ईस्ट तिमूर नाम का एक अलग देश उन्होंने खड़ा कर डाला उन्होंने। और वहाँ पर और जो इंडोनेशिया के जो सेना के अधिकारी थे, भाई सी बात है, सेना विद्रोह को दबाने की कोशिश करेगी, जब आप आर्म रिबेलियन करेंगे तो उसके ऊपर मुकदमा उन्होंने जो है वो आईसीजे में उन्होंने मुकदमा चला के उनको सजाएं उन्होंने घोषित की। तो भारत जो है वो उस 2001 में इस कन्वेंशन में, ये कन्वेंशन जोहानिसबर्ग में हुआ और भारत के विदेश मंत्रालय इस कन्वेंशन में जाने को बिल्कुल तैयारी कर चुका था। भारत इस कन्वेंशन में भाग लेने की पूरी तैयारी कर चुका था, किंतु वनवासी कल्याण आश्रम के जो कार्यकर्ता थे उनको इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद एंड मोमेंट पर बिल्कुल जो है वो भारत ने इस कन्वेंशन में जो है डिक्लेरेशन में, चूंकि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, अगर कांग्रेस सरकार होती तो मैं समझता हूं कि ये कतई वो नहीं करती। पिट्ठू तो आप जानते हैं कि ये पूरा रहा है, किंतु उस समय संयोग से भारत में, क्योंकि भारत एक देवभूमि है, देवता भी सहायता करते हैं भारत की, तो उन्होंने जो है वो उस भारत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आ गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की वजह से वनवासी कल्याण आश्रम के लोग जो है वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन दे पाए। और उसके बाद में वाजपेयी जी के दृढ़ निश्चय की वजह से भारत का इस सम्मेलन में जाना कैंसिल हुआ। भारत ने उस डिक्लेरेशन में दस्तखत नहीं किए। और आज जो आप देख रहे हो कि जो कुकी, अगर वैसा कर दिया होता तो वो जो कुकी लैंड और ये सब जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, छोटू वसावा ने गुजरात में बना लिया था अपना जो है वो अलग देश का प्लान कर लिया था, अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में प्लान कर लिया था, शिबू सोरेन ने जो है वो झारखंड में, ऐसा पूरा भारत का। अब आप इमेजिन करें कि ये पूरा प्रांतर अगर जो है वो अलग अलग देश उसमें बन जाते तो उसके बाद में क्या होता, उसके बाद में नई दिल्ली से आप जो है वो बैंगलोर नहीं पहुंच सकते थे। वो कहते कि भाई हम आपको एयर एक्सेस नहीं देते हैं, हम आपको रोड से एक्सेस नहीं देंगे, वो देश ऐसा बोलते तो भारत अपने आप खंड हो जाता। तो ऐसी एक साजिश है। इस साजिश को वनवासी कल्याण आश्रम ने, चूंकि वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा है, लिहाजा इसको उन्होंने इस साजिश को जो है वो इस साजिश विफल हो गई, वरना भारत के 2001 से अब तक भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। अतः भारतीय लोगों को मैं समझता हूँ कि ऐसी साजिशें भारत के विरुद्ध
चल रही हैं और आगे चलेंगी, तो प्रत्येक भारतीय को बहुत समझदार होना बहुत आवश्यक है, और समझदारी से भारतीय काम लेंगे तो ही अपनी अखंडता को बचा पाएंगे। साम्राज्यवादी ताकतें आज भी सक्रिय हैं, डीप स्टेट आज भी सक्रिय है, वो आज भी गड़बड़ियाँ चाहते हैं, किंतु और इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है सजग, और सजग जनता ही इस काम को जो है वो रोक सकती है। तो जनता को हमेशा हर चीज़ को सोचना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, और भावनाओं में जनता ना बहे। राष्ट्र जो भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनके साथ रहे, ऐसा अगर करेगी तो भी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम सब सजग रहें, सजग रहें, और ऐसी साजिशों को फेल करते रहें जो इसमें सहयोगी हैं, उन्हीं के साथ में हम रहें। इसके साथ में हम को विराम देते हैं। अगले हम कुछ वीडियोस में जो है वो और चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो हमें इस प्रेरणा मिले कि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।